once again, hello and good evening, everyone. We are starting a new chapter today, non-profit organization. ठीक है, अपने इस चैप्टर का डिस्कशन एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे. पहले अपने बैकग्राउंड अच्छे से समझेंगे एंड उसके बाद अपने देखेंगे कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली अपने को क्या क्या करना है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. अभी जो लिख रहे हैं ये आप लोग को लिखना नहीं है, सिर्फ शांति से सुनना है, अच्छे से सुनना है. पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, माइंड में एक बार बिठाना है कि एग्जैक्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपने क्या सीखने वाले, क्या समझने वाले, एग्जैक्टली होता क्या है, अपने को क्या नया सीखना होगा इस चैप्टर में. ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल आपके लोकेलिटी में, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पर से फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब कोई मिलके ना एक बहुत ही अच्छा सा अपने सोसाइटी में ना एक क्लब बनाते हो, आप लोग सब कोई मिलके. ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मिलके आपके लोकेलिटी में, आपके सोसाइटी में एक बहुत अच्छा सा स्पेस है जिसको फॉर रिक्रिएशन वर्क यूज किया जा सकता है. राइट, तो आप लोग मिलके क्या डिसाइड करते हो कि यार ये मोबाइल फोन के दुनिया में अभी इतना ज्यादा इंडोर गेम्स और इंडोर एक्टिविटीज इतना ज्यादा हो गया कि आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हो पा रहा है. तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखते हुए, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप लोग डिसाइड करते हो कि आप लोग सोसाइटी के से फॉर एग्जांपल 50, आप लोग 50 लोग, आपके फ्रेंड्स लोग सबको मिलके 50 लोग मिलके डिसाइड करते हो कि यार अपने सोसाइटी में ना एक अच्छा सा बैडमिंटन कोर्ट होना चाहिए. ठीक है, आप लोग एक बैडमिंटन कोर्ट बनाते हो. ठीक है, उसके साथ में से फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक स्विमिंग पूल भी बनाते हो. उसके साथ में से फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक लाइब्रेरी भी बनाते हो जहां पे अच्छा अच्छा बुक्स रखा हुआ है. ठीक, एंड यहां पे एक छोटा सा से फॉर एग्जाम्पल कैफे भी बनाते हो. राइट, जहां पे टी, कॉफी, स्नैक्स वगैरह आप लोग का रखा हुआ है. तो ये एकदम एक प्रॉपर सा अपने सोसाइटी में अपने फ्रेंड लोग के साथ मिलके क्लब बना रहे हो. क्लब में क्या क्या है सर? देखिए अभी अभी अपने बात की है. क्लब में एक तो सर बैडमिंटन कोर्ट है, एक आप लोग का स्विमिंग पूल है, हाँ अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर ऐसा सोसाइटी कहाँ, तो एक बार मान लो ना यार, सोचने में क्या है. ठीक है, सोच लो. फिर सोचो कि सर एक तो बहुत ही बेहतरीन सा आप लोग एक लाइब्रेरी बना रहे हो. ठीक है, और आप लोग का एक छोटा सा कैफे भी है. ठीक है, अब सर ये क्लब जो आप लोग बना रहे हो, क्या ये फोकट में बनेगा? क्या ये फोकट में बनेगा? जी नहीं. आप 50 बच्चे मिलकर, 50 पीपल मिलके आप लोग डिसाइड करते हो और आप लोग 50 लोग कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो, तब जाकर के एक स्टेप लेते हो और ये बना पाते हो. और उसके बाद भी इसको मेंटेन करने के लिए आप लोग को खर्चा भी करना पड़ेगा. राइट, एंड उसके बाद सर चलिए एक बार फटाफट से हम रिपीट कर रहे हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताने के लिए आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल आप अपने सोसाइटी में, अपने कॉम्प्लेक्स में, अपने लोकेलिटी में क्या करते हो, डिसाइड करते हो आप अपने बाकी फ्रेंड लोग के साथ मिलके, मान लेते हैं आप लोग 50 लोग हैं. से फॉर एग्जाम्पल यू आर 50 पीपल देयर. ठीक है, आप लोग 50 लोग मिलके, सारे फ्रेंड लोग का ग्रुप मिलके डिसाइड करते हो कि यार
अपने को ना एक अच्छा सा क्लब चाहिए, एकदम अपना एक क्लब चाहिए जहां पे अपने आउटडोर एक्टिविटीज, अच्छा एक्टिविटीज कुछ कर सके, रिफ्रेशमेंट वगैरह कर सके, है ना। क्या दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हैं, लैपटॉप में पड़े रहते हैं, दिन भर घर में पड़े रहो, ऐसा वाला हम लोग को लाइफ नहीं चाहिए। हम लोग को थोड़ा सा रिक्रिएशन एक्टिविटीज चाहिए, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करते हो कि यार एक बहुत बढ़िया सा एक तो बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे जहां पे ना बैडमिंटन खेलने से रिलेटेड जितना भी सामान चाहिए वो सब हम लोग के पास एकदम पहले से पहले रखा हुआ रहेगा, शटल वगैरह, रैकेट वगैरह एंड आप लोग का नेट वगैरह एंड अदर असेसरीज जो आप लोग को चाहिए, राइट। ये सब आप लोग के पास स्टॉक पड़ा हुआ रहेगा। आप लोग प्रॉपर एकदम रेगुलर आओगे, खेलोगे। एक आप लोग स्विमिंग पूल बनाओगे जहां पर मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पर आप लोग अपना स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। एक आप लोग बेहतरीन सा लाइब्रेरी बनाओगे जहां पे एकदम एक से एक अच्छा अच्छा बुक्स वगैरह आप लोग रेगुलर मेंटेन करोगे, रखोगे। एंड किसी को आके अपना पढ़ाई भी करना है घर से अलग आकर के, अगर पढ़ना वढ़ना भी है तो लाइब्रेरी में आकर के कोई अपना बुक पेन लेके आ सकता है, पढ़ सकता है। या फिर लाइब्रेरी में भी स्टेशनरी का स्टॉक रखा हुआ रहेगा, ठीक है। स्टेशनरी का स्टॉक यहां पे भी रखा हुआ रहेगा। एंड साथ में आप लोग एक कैफे भी बनाते हो, ठीक है, जहां पे अगर आप लोग को लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते या फिर बैडमिंटन खेलते खेलते, स्विमिंग करते करते कुछ भी रिफ्रेशमेंट वगैरह चाहिए तो टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्लब आप लोग इतना बेहतरीन जबरदस्त अच्छा सा एक जो क्लब बनाओगे आप लोग सब कोई मिलकर, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ मिलकर, आप लोग 50 लोग मिलकर जो ये क्लब बनाओगे, इस क्लब को बनाने में ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा खर्चा लगेगा। ये पैसा कौन देगा, ये पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियसली आप 50 लोग मिलके कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ कुछ अमाउंट कोई कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद सर इसको मेंटेन करने के लिए, इसको रनिंग रखने के लिए एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम भी चाहिएगा, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम भी चाहिएगा। अरे स्विमिंग पूल का पानी को साफ सफाई करवाना है रेगुलर बेसिस में, राइट। इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है एक स्विमिंग पूल को रन करने में। बैडमिंटन कोर्ट जो बनेगा खाली कोर्ट थोड़ी ना बनेगा, वहां पे हेलोजन वगैरह लगेगा। आप लोग प्रॉपर अपना बैडमिंटन वगैरह खेलोगे, उससे रिलेटेड कितना सारा आप लोग को एसेसरीज चाहिएगा। फिर जो बैडमिंटन कोर्ट है उसको मेंटेन करने का खर्चा। अगर आप लोग को लाइब्रेरी रखना है तो इतना सारा बुक्स, स्टेशनरीज वगैरह इतना प्रॉपरली आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा है, राइट। एक लाइब्रेरियन को आपको रखना पड़ेगा जो उधर फुल टाइम रहेगा। उसके बाद कैफे को मेंटेन करने के लिए सर कैफे का जो इतना सारा सामान रहेगा उसको खर्चा करना पड़ेगा, कैफे को मेंटेन करने का स्टाफ चाहिए और इतना सारा खर्चा है, राइट। मेंटेन करने का भी इतना बड़ा सारा खर्चा है, ठीक है। ये सब चीज करने के पीछे, ये सब चीज करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस क्लब को रन करके आप लोग 50 लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लो? ये आपका ऑब्जेक्टिव है? जी नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? एकदम पहला बात जो आपने किए थे वो क्या था कि सर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि एक प्रॉपर रिक्रिएशन, रिफ्रेशमेंट के लिए क्लब एक तो हम लोग ओपन करें जिसमें हम लोग सोशलाइज करें, हम लोग आपस में मिले, खेले और थोड़ा सा एक्टिविटीज करें, गेट टुगेदर करें, रिक्रिएशन एक्टिविटीज करें, राइट। तो ऑब्जेक्टिव सोशलिस्टिक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है। हाउएवर आप लोग जो आपस में सिस्टम बनाओगे, से फॉर एग्जांपल आप लोग सिस्टम बनाते हो कि देखो इसको पूरा बनाने के लिए ना अपना खर्चा लगेगा से फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपया। तो अपने 50 मेंबर है, 50 मेंबर्स है, तो ईच मेंबर ₹1 लाख कंट्रीब्यूट करो, ईच मेंबर ₹1 लाख कंट्रीब्यूट करो। आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, 1-1 लाख रुपया, 50 लोग दे दिए, 50 मेंबर, 50 लाख रुपया आ गया। और 50 लाख रुपया में आपका ये सेटअप हो गया, मान लेते हैं ये रेडी हो गया, पूरा सेटअप रेडी हो गया 50 लाख रुपया में, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। 50 लाख रुपया कौन दिया? सर मेंबर्स लोग दिए, ठीक है। उसके बाद इसको रन करने के लिए, इसको रन करने के लिए आप लोग क्या करते हो? से फॉर एग्जांपल आप लोग डिसाइड करते हो कि एवरी मंथ हर मेंबर को 2,000 रुपया देना पड़ेगा। तो 50 मेंबर इंटू 2,000 एवरी मंथ, 2,000 पर मंथ, कितना हो गया सर? 1 लाख रुपीज इन अ मंथ कलेक्शन। आप लोग 50 मेंबर्स हो
50 मेंबर मिलके डिसाइड करते हो कि यार देखो अपने इतना सारा एक्टिविटीज करेंगे, ये सब का खर्चा लगता है, ये सब फोकट में तो होता नहीं है, तो एक काम करते हैं यार अपने सब कोई मिलके एंजॉय कर पाए, सब कोई मिलके अच्छे से अपने सोशलिस्टिक एक्टिविटीज वगैरह कर पाए। तो उसके लिए एक काम करते हैं, अपने 50 मेंबर सब मिलके ना 2-2 हजार रुपया एवरी मंथ देंगे, तभी जाके ये फैसिलिटी यूज कर पाएंगे, नहीं तो ये मेंटेन नहीं होगा। तो ऐसा करने से 2,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट करने से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना हो जाता है, 2,000 इंटू 5 10,000, 1 लाख, हाँ 1 लाख रुपया आपके पास इकट्ठा हो जाता है, एवरी मंथ 1 लाख आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपके पास मंथली आया कितना, 1 लाख रुपया। ये आप 1 लाख रुपया कैसे डिसाइड किए, आप कैसे डिसाइड किए कि 2,000 पर मंथ ही, 2,000 पर मंथ ही लेने से काम हो जाएगा, ये आप डिसाइड कैसे किए, ये आप डिसाइड कैसे किए? आप एक कैलकुलेशन किए होंगे, आप एक कैलकुलेशन किए होंगे, सब आप लोग 50 लोग मिलके, उसमें कमिटी आप लोग मेंबर्स वगैरह सब होंगे, कमिटी में अलग टीम बना होगा, आप लोग मिलके डिसाइड किए, क्या डिसाइड किया आप लोग कि यार देखो बैडमिंटन कोर्ट में ना ज्यादा अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें अपना 5,000 पर मंथ में हो जाएगा, 5,000 पर मंथ में चल जाएगा, ये मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यार स्विमिंग पूल के पीछे ना इसमें सीजनल है और इसमें मतलब अच्छा खासा खर्चा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, फिर वाटर को रिफिल करने का भी, इसको मेंटेन करने का अपने को अच्छा खासा खर्चा लगता है। तो आप लोग मान लो डिसाइड करते हो 30,000 पर मंथ लगेगा। ठीक है, लाइब्रेरी को आप लोग देखते हो कि यार कोई नया बुक आया, कोई पुराना बुक अगर है उसको रिप्लेस करना है, लाइब्रेरियन का खर्चा है, और बाकी साफ सफाई रिलेटेड लाइब्रेरी का जो खर्चा आप लोग मान लेते हैं आप लोग डिसाइड करते हो यार इसमें भी अपना 20,000 पर मंथ लग जाएगा, से फॉर एग्जांपल। और कैफे से रिलेटेड आप लोग मानते हो, एक बार के लिए मान लेते हैं कि सर इसमें भी 25,000 पर मंथ लग जाएगा, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप लोग एक एस्टीमेट किए, क्या एस्टीमेट किए, सर ये 5,000 प्लस 30,000 35,000, फिर 20,000 55,000, 55,000 और 25,000 80,000। आप लोग डिसाइड करते हो कि रुपीज 80,000 पर मंथ तो रूटीन एक्सपेंस है, रूटीन एक्सपेंस है। और उसके बाद अगर मान लो कोई रिपेयरिंग का खर्चा का जरूरत हो गया, तो कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जरूरत हो गया, तो है ना, इसका गेट टूट गया, बैडमिंटन कोर्ट में एंटर करने का मान लो हेलोजन ही टूट गया, हेलोजन खराब हो गया, तो नया हेलोजन लगाना पड़ेगा। तो कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट आ सकता है। ऑब्वियसली एक असेट का, कोई भी आप लोग जानते हो कि सर कोई भी फिक्स्ड असेट जो होता है ना, उसका एक लाइफ होता है, उस लाइफ के बाद वो फिक्स्ड असेट खत्म हो जाता है, नया फिक्स्ड असेट लगाना पड़ता है। तो आप लोग चाहते हो कि देखो यार 80,000 पर मंथ तो मेंटेन करने का खर्चा है ही, और साथ में 20,000 पर मंथ का ना कम से कम एक्स्ट्रा ले लो। क्यों? कभी बीच बीच में सर बैडमिंटन कोर्ट से रिलेटेड, स्विमिंग पूल से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड और कैफे से रिलेटेड कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई और अनफोर्सीन खर्चा लग सकता है कभी। उसके बाद हो सकता है अपने कोई एक्स्ट्रा पार्टी वार्टी करें, कोई एक्स्ट्रा टूर्नामेंट हेल्ड करें, बैडमिंटन का टूर्नामेंट करवाएंगे, उससे रिलेटेड खर्चा लगेगा। आप चाहते हो और लोगों को, गेस्ट लोग को भी इनवाइट करो, राइट। हो सकता है कि आप लोग कोई कॉन्टेस्ट वगैरह करो, तो उससे रिलेटेड कोई खर्चा लग सकता है। आप लोग कोई प्राइज वगैरह बांटो, कोई कंपटीशन वगैरह हुआ, उसमें प्राइज से रिलेटेड खर्चा हो सकता है। तो आप लोग अलग अलग टाइप का बहुत सारा खर्चा भी तो कर सकते हो सर, अदर देन 80,000 पर मंथ। 80,000 पर मंथ तो आप लोग मान के रख चुके हो कि सर ये तो लगना ही लगना है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, आपका जो मेंटेन करने से रिलेटेड जो स्टाफ लोग है वो स्टाफ लोग का खर्चा, साफ सफाई करने का खर्चा, राइट। ये सब रूटीन एक्सपेंसेस आप लोग डिसाइड करते हो कि सर 80,000 पर मंथ तो लगेगा ही लगेगा, और एक बार 20,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मंगवा के रखो। आप लोग ये एस्टिमेट किए, ये कैलकुलेशन किए, इसके बेस पर आप लोग डिसाइड किए कि देखो यार 50 मेंबर लोग मिलके 2,000 पर मंथ लाते हैं और 1 लाख रुपया अपने पास पर मंथ आएगा। उससे अपने मस्त अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अपना जो क्लब है, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट अपने सब मिल करके एंजॉय करें, एक तरीके से अपने मस्त एकदम रहें, और अपने पास एक पूल ऑफ फंड भी रहे, कल को जरूरत पड़ा इसको मेंटेन करने के लिए, अपने पास एक फंड भी पड़ा हुआ है, राइट। ऐसा आप डिसाइड करके स्टेप लेते हो और करते हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर देखो कितना सारा पैसा आ रहा है, कितना सारा पैसा जा रहा है, राइट। इसको पूरा मेंटेन करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ इनफ्लोज, लॉट ऑफ आउटफ्लोज। एक बात बताना, जो इतना सारा फंड आएगा और जाएगा रेगुलर बेसिस में, जो इतना सारा खर्चा लग रहा होगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग में लगा होगा, जो मंथली बेसिस में खर्चा लग रहा होगा, और जो अपने पास फंड में इकट्ठा हो रहा होगा 20,000 पर मंथ के आसपास, अराउंड 20,000 पर मंथ के आसपास अपना इकट्ठा हो रहा होगा, उससे अपने जो टूर्नामेंट वगैरह कर रहे होंगे, जो कंपटीशन कर रहे होंगे, कोई अलग अलग एक्टिविटीज वगैरह कर रहे होंगे, ये सब जो इतना सारा खर्चा हो रहा होगा,
इसका क्या प्रॉपर अकाउंटिंग रखना चाहिए? यस और नो आप लोग खुद बोलो। 50 लोग इन्वॉल्व है, क्या पता कौन किस फंड को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, क्या पता सही से कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा है, क्या पता आपको ट्रैक नहीं रहे कि यार अपने पास कितना फंड पड़ा हुआ है, राइट? आपको भी तो मान लेते हैं आप लोग 50 के 50 सब जेन्युइन एकदम अच्छे लोग हो, ठीक है, कोई भी फ्रॉड का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं लाता है, मान लिए सब बढ़िया। लेकिन सर आपको भी तो ये फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर आपके पास भी तो ट्रैक रहना चाहिए, आपके पास आपको भी तो ये पता चलना चाहिए यार अपने जो अपना ये क्लब चला रहे हैं उसमें इस चीज में बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, इस चीज में अपने ज्यादा खर्चा आपसे नहीं करेंगे यार, यहां पे अपने को थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा, राइट? इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग को भी तो लगाने का जरूरत पड़ेगा। भले ही आप लोग क्लब चला रहे हो, भले ही आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि 20,000 पर मंथ का प्रॉफिट आएगा और वो अपने बांट लेंगे, अरे आप ही लोग तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आप ही लोग बांट लोगे, हाँ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्लब एकदम शानदार तरीके से चले, पर इसको शानदार तरीके से चलाने के लिए भी तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको आप ठीक से नहीं चला पाओगे। थोड़े दिन बाद देखोगे कि पूरा चौपट हो गया और बंद करना पड़ रहा है। अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन अगर नहीं होगा तो पहला तो ये बात समझो। दूसरा बात ये समझो कि सर इवन इस तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर इसका वॉल्यूम एक लेवल के बाद एक लेवल से ऊंचा हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर इतना ज्यादा हो जाए, तो एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑल्सो, इनकम टैक्स का रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इन लोग को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा। एक तो सर अपने को लॉजिकली समझ में आ रहा है कि प्रॉपर अगर रिकॉर्ड्स नहीं रखे तो ये मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, ये मैनेज ही नहीं हो पाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि कहां से कितना पैसा आ रहा है, कहां कितना पैसा जा रहा है, कितना बच रहा है, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, राइट? ये सब बात समझ में आएगा ही नहीं। तो एक तो सर ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा। दूसरा अपने को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, भले ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ना हो। ठीक है, अब दूसरा बात सर, आप जब एक क्लब बनाते हो इतना बढ़िया सा ना, तो क्लब का भी एम्बिशन बनता चला जाता है। एम्बिशन प्रॉफिट कमाने का नहीं, एम्बिशन क्या, अरे यार अपने एक बास्केटबॉल कोर्ट भी क्यों नहीं जोड़ लें, अपने इस कैफे को थोड़ा और बड़ा क्यों ना कर ले, राइट? ये सब एज अ क्लब आपका एम्बिशन हो सकता है, राइट? एंड इवन इसको रेगुलर में रन करने के लिए भी जो आप एस्टिमेट किए थे 80,000 पर मंथ, हो सकता है वो 1 लाख रुपया पर मंथ पूरा लग जा रहा है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बच रहा है, हो सकता है, राइट? खर्चा कहां लगता है पता नहीं चलता है। तो आप ये भी चाहोगे कि यार और लोग भी जुड़े, आप लोग 50 लोग तो मेंबर हो जो हो, और साथ में ऐसा करेंगे कि अपने जो टूर्नामेंट वगैरह रखेंगे ना, टूर्नामेंट में ना अपने एंट्री फीस रखेंगे, टिकट बेचेंगे, ताकि बाहर के लोग भी, पब्लिक आके भी अपना टूर्नामेंट देख पाए। तो अलग अलग तरीके से अपने कमाने का कोशिश करेंगे, हालांकि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करना नहीं है, बट क्लब को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारा सोर्सेज ऑफ इनकम का जरूरत होता है। क्लब को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारा सोर्सेज ऑफ इनकम का जरूरत होता है। खाली ये 50 मेंबर मिलके, हो सकता है कि आप लोग 50 लोग मिल करके प्रॉपरली जो 2,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो एनफ नहीं है आपके एम्बिशन को पूरा करने के लिए, या फिर इस क्लब को एज इट इज मेंटेन करने के लिए भी एनफ नहीं हो सकता है। तो आप लोग चाहोगे कि सर बाहर से और जितना जहां से जो इनकम आ सके वो आ जाए, आप लोग चाहोगे कि बाहर के लोग आए, कुछ डोनेट करके जाए आप लोग को, कि यार देखो बच्चा लोग मिलकर इतना अच्छा काम कर रहा है, इन लोग को यार 5 लाख रुपया दो, ये लोग और अच्छा काम इस तरह का काम करें, इन लोग को एनकरेज करो, कोई डोनेट करके जाए। हो सकता है कि 50 बच्चा लोग में 50 मेंबर है, उसमें से 2 बच्चा का पेरेंट्स बोलता है कि यार यहां पे ना एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी होना चाहिए, और वो बास्केट हम मतलब हो सकता है कि एक यहां पे 50 मेंबर में 2 मेंबर ऐसे हैं जो बहुत रिची रिच है, ठीक है, बहुत रिची रिच है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट होना चाहिए, बास्केटबॉल का कोर्ट भी बनना चाहिए। अब ये बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए हम अलग से पैसा दे रहे हैं, हम 10 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे अलग से, जो 2,000 पर मंथ देते हैं वो अलग, बट हम अलग से और 10 लाख रुपया दे रहे हैं कि आप प्रॉपर एक तो बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाओ,
राइट। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी डोनेशन हो सकता है, और हो सकता है कि कोई रिच रिच अंकल है, वो ऐसे ही बोले यार बच्चा लोग तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहा है, ये लो 10 लाख रुपया लो, तुम लोग अपने हिसाब से मैनेज करो। इसको बोलेंगे जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया कि बास्केटबॉल कोर्ट ही बनाना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया कि टूर्नामेंट ही कराना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया कि इसको प्राइज बांटने में ही काम में लेना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया कि इसमें लाइब्रेरी में बुक लाने में ही इसको खर्चा करना पड़ेगा। बस ऐसे ही दे दिया, 10 लाख रुपया दे दिया यार तुम लोग अपने हिसाब से यूज करो, बहुत अच्छा काम कर रहे तुम लोग, राइट। हो सकता है कोई 10,000 आके कंट्रीब्यूट कर दिया एक्स्ट्रा, अदर देन द मंथली सब्सक्रिप्शन दैट यू पीपल आर ऑलरेडी पेइंग। ये जो 50 मेंबर मिलके 2,000 पर मंथ जो देंगे ना, ये तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन है। ये तो आपका मेंबरशिप में आप लोग का सब्सक्रिप्शन आप लोग बना लिए कि यार अपने को मेंबर रहना है इस क्लब के अंदर में, अपने 50 लोगों को एनी टाइम मेंबर बने रहना है, तो अपने को हर महीना 2,000 देना पड़ेगा, नहीं तो मेंबरशिप हट जाओगे, मेंबरशिप से हटा दिए जाओगे और फिर आप इस क्लब का फैसिलिटी यूज नहीं कर पाओगे, मान लो। तो ये तो सब्सक्रिप्शन हो गया, ये तो हर महीना या फिर ईयरली या फिर क्वार्टरली, जैसे भी आप लोग डिसाइड करो, हो सकता है। और अदर देन दिस सब्सक्रिप्शन, हो सकता है कि आप बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम भी खोजो, आप लोगों को और एनकरेज करो कि यार हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को कुछ डोनेट भी करो, या फिर कोई बिना मांगे हो सकता है कोई अच्छा से आपको डोनेट वगैरह कर दे, यार और काम करो ऐसा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सर 50 मेंबर में मान लो कोई अब ऐसा घटना हो गया जिसकी वजह से कोई एक जन नहीं रहा, मान लो, और उसके पास बहुत पैसा था, वो अपने वसीयत में लिख के गया था। वसीयत का मतलब विल का मतलब वसीयत, वसीयत का मतलब सर कोई जाने के पहले ये लिख जाए कि यार मेरे जाने के बाद जो मेरा धन, मेरा जो संपत्ति है वो किसको मिले, ठीक है, इसको बोलते हैं वसीयत, इसको बोलते हैं विल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर लोग विल में ये लिख के चले जाते हैं कि यार मेरे जाने के बाद मेरा जितना पैसा है ना वो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना। बिल गेट्स का 90% ऑफ द फंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ही जाता है नॉर्मली भी, और वो अपने ऑलरेडी बिल में लिख के रखा हुआ है कि वो जब जाएगा तो उसका मोर देन 90% ऑफ द फंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा, राइट। लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा पैसा मिलेगा, इतना बड़ा संपत्ति मिलेगा किसी के चले जाने के बाद, क्योंकि वो बिल में लिख के गया था, इसको बोलते हैं लेगेसी, राइट, इसको बोलते हैं लेगेसी। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप समझ रहे हो कहां कहां से पैसा आ रहा है। सर हो सकता है कि कोई टूर्नामेंट हुआ तो उस वो टूर्नामेंट का टिकट बेच करके पैसा आ जाए, ठीक है। हो सकता है टूर्नामेंट हुआ, टूर्नामेंट का टिकट बेच के पैसा आ जाए। हो सकता है रेगुलर में आप ऐसा सिस्टम बना के रखे हो कि यार अगर देखो स्विमिंग पूल में जाना है ना तो अलग से एंट्री फीस देना पड़ेगा, अलग से एंट्री फीस देना पड़ेगा, क्योंकि स्विमिंग पूल का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है। तो स्विमिंग पूल अगर देखो, बाकी क्लब मेंबर लोग सुन लो, बाकी क्लब मेंबर लोग सबको सुन लो, 2,000 पर मंथ देना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप स्विमिंग पूल नहीं यूज कर सकते हो। स्विमिंग पूल अगर यूज करना है तो अलग से एंट्री फीस या एडमिशन फीस देना पड़ेगा। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक तो सर रेगुलर में, एकदम रेगुलर में जो इनकम आता है मेंबर लोग से जो रेगुलर इनकम आता है उसको तो सब्सक्रिप्शन इनकम बोलते हैं। एक तो सब्सक्रिप्शन का इनकम आ रहा है, दूसरा और कहां से पैसा आ रहा है सर, एंट्री फीस, एडमिशन फीस, टिकट बेच के टिकट का पैसा, लेगेसी का पैसा, डोनेशन का पैसा, डोनेशन में भी जनरल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन, ये सब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, सोर्सेज ऑफ इनकम है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। क्या क्या बोले एक बार फिर से बता रहे हैं, सुनना सर। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मेंबर लोग जो रेगुलर में इस एकदम क्लब को या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए जो रेगुलर में पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, राइट। या मेंबरशिप फीस बोल लो या सब्सक्रिप्शन बोल लो, मेंबरशिप फीस बोल लो या सब्सक्रिप्शन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। और कहां से इनकम आता है सर, एंट्री फीस, एडमिशन फीस वगैरह हो सकता है। हो सकता है कि कोई टिकट बेच करके, टूर्नामेंट का, कंपटीशन का टिकट बेच के पैसा आया हो,
हो सकता है कि कोई का वसीयत में लिखा हुआ था, उसके वजह से एक लेगेसी का पैसा मिल चुका हो, लेगेसी इनकम। हो सकता है कि कोई डोनेट कर दिया हो, जनरल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल जनरल डोनेशन का मतलब पैसा दे दिया और बोला तुम लोग को जैसे मन है यूज करो, या फिर पैसा दिया और बोला कि नहीं, इसको इस काम के लिए ही यूज करना पड़ेगा। ये बैडमिंटन कोर्ट, ये बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए ही यूज करना पड़ेगा, ये टूर्नामेंट करने के लिए ही इस फंड को यूज करना पड़ेगा, इस पैसा को यूज करना पड़ेगा। राइट, स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है सर, जनरल डोनेशन भी हो सकता है। और कहां से पैसा आ सकता है सर? कभी कभी क्या होता है, मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन जो बोले ना, कोई ऐसा ऐसा सिस्टम निकालता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि आप चाहो तो एक बार में एकदम बड़ा सारा अमाउंट पे कर दो, लमसम पेमेंट कर दो और आपको लाइफ मेंबरशिप मिल जाएगा। लाइफ मेंबरशिप जनरली 10 ईयर, 12 ईयर्स, 14 ईयर, 20 ईयर्स ऐसे होता है। जैसे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है, सीएबी है, राइट। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन देता है, लाइफ मेंबरशिप भी देता था अभी, अब तो शायद पता नहीं मेरे को देता कि नहीं देता, बट कुछ साल पहले तक देता था, 14 ईयर्स का देता था, 14 ईयर्स का क्लब मेंबरशिप देता था, राइट। तो उसमें बहुत तरह का फैसिलिटी मिलता था, आप ईडन गार्डन में जा करके आप मैचेस वगैरह देख सकते थे, और वहां पर क्लब भी बना हुआ है, क्लब का फैसिलिटी यूज कर सकते थे, और बहुत तरह का फैसिलिटी होता था। तो वो भी एक इसी तरह का क्लब है, राइट। नाउ सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स देना पड़ता है। इस एक्चुअली यहाँ पे इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, बट उसमें भी काफी सारा कंडीशंस होता है, तो उस जगह पर मत जाओ। इनकम टैक्स का रूल्स यहाँ पे काफी सारा, मतलब रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A बोल के, आप लोग बाद में जब पढ़ोगे हायर स्टडीज में इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो आप लोग देखोगे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को सेक्शन 12A में, तब जाकर के वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, और उसमें भी बहुत सारा कंडीशंस वगैरह होता है, राइट। एंड यस, लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में अपने बात कर लिए, तो उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस को एक साथ में लमसम अमाउंट कर दिया, अब उसको 10 साल तक या 14 साल तक या 20 साल तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार में लमसम पैसा दे दिया, बड़ा सारा अमाउंट, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप का बात कर लिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मतलब रेगुलर में एक क्लब के अंदर में, क्योंकि देखो लाइब्रेरी भी बना हुआ है, रिक्रिएशन सेंटर है, कैफे है, तो यहाँ पे कोई भी क्लब का मेंबर लोग आया, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया, तो न्यूज़पेपर का भी खर्चा होता है। और फिर जब न्यूज़पेपर, जैसे आपके घरों में न्यूज़पेपर जब पाइल अप हो जाता है तो उसको बेच देते हैं, तो वैसे ही वो क्लब भी क्या करता है, न्यूज़पेपर जब 1 महीना का 2 महीना का एक साथ इतना सारा न्यूज़पेपर जमा होता है तो उसको रद्दी वाला को बेच देता है, उससे वो लोग का इनकम हो जाता है, और न्यूज़पेपर के अगेंस्ट में जो खर्चा किया था वो लोग का खर्चा हो जाता है, पेमेंट किया था, राइट। ओके, तो गाइज मेरे को एक बार आप लोग सबको ये जो बैकग्राउंड अभी अभी अपने डिस्कस किए, क्या ये क्लियर है? मेरे को सब कोई फटाफट से कंफर्म करना, क्या ये बैकग्राउंड आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है? किस किस तरह का इनकम आता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्या वो आप लोग को क्लियर है एकदम अच्छे से? एवरीवन प्लीज। ऑल राइट, थैंक यू तनिषा, शिवम, हितेश, मानवी, गरिमा, रोशनी, अंजलि, विष्णु। ऑल राइट, अच्छा, अब यहां पे साथ साथ ही एक बार ये भी सोचो कि सर खर्चा किस तरह का होता होगा, खर्चा किस तरह का होता होगा? खर्चा भी आप देखो ना सर, बहुत तरह का होता होगा। खर्चा आप देखो, अरे मेंटेनेंस से रिलेटेड खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा यहां भी लगता होगा। इनफैक्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पूरा प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, अकाउंटिंग का खर्चा, फिर उस अकाउंट्स को ना ऑडिट भी करवाना पड़ता है, ऑडिट का फीस, ऑडिट फीस का खर्चा, कैफे चलाने का खर्चा, बुक्स खरीदने का खर्चा। फिर यहां पर सर बैडमिंटन कोर्ट में जो शटल, रैकेट और बाकी जो स्टेशनरीज यहां पे खरीद रहा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी जो लाइब्रेरी में खरीद रहा है, ये सबका खर्चा। स्विमिंग पूल को चलाने से रिलेटेड तो बहुत सारा खर्चा होता है। उसके बाद स्विमिंग पूल में ना लॉकर भी होता है, हो सकता है लाइब्रेरी में भी लॉकर हो, है ना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लॉकर भी हो सकता है।
और हो सकता है मेंबर लोग से अलग से लॉकर रेंट लिया जाए, लॉकर रेंट लिया जाए। वो लॉकर रेंट भी एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। सॉरी, लॉकर रेंट जो किससे लिया जाता है सर? जो लॉकर यूज करेगा उससे लिया जाता है। लॉकर रेंट भी उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है। सॉरी, खर्चा बोल रहे हैं, इनकम है। लॉकर रेंट भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। ठीक है, और खर्चा तो सर जितना आप जैसे अभी अभी अपने न्यूज़पेपर का बात किए, न्यूज़पेपर वाला भी वो खर्चा है। उसके बाद है ना कुछ स्टेशनरी वगैरह अपने बात कर लिए, कंज्यूम होता है। बास्केटबॉल होता मान लो, तो बास्केटबॉल से रिलेटेड जो बास्केटबॉल का टूर्नामेंट करवाने का खर्चा, बैडमिंटन का टूर्नामेंट करवाने का खर्चा, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका खर्चा, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो है, फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन का खर्चा, और ये सब कुछ जो अपने अभी तक हमेशा से जानते आए हैं, अक्रूअल कॉन्सेप्ट एज इट इज अप्लाई होता है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करने वाला है इस चैप्टर में। अगर आप लोग को अक्रूअल कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी अगर नहीं आएगा तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा। अपने थोड़ा सा डिग डीप करेंगे, स्टार्टिंग में ही अक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा और बात करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन अपने को देखने के लिए मिलेगा, खाली अक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए अब अपने ये तो अपने बात की सर एक क्लब का, ठीक है ना, आपने एक एग्जांपल लिए क्लब का और क्लब के बेस पर पूरा बात कर लिए। तो सर क्या कोई क्लब ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? क्या और कुछ कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है? अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ लॉकर रेंट फिर से बता रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंगेज्ड इन रिलीजियस, सोशल, education and other similar activities. The objective is not to earn the profit but to serve the members, but to give service to its members. ऑब्जेक्टिव क्या है सर? प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट उसके जो मेंबर्स लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो लोकेलिटी एज अ होल है, इनको सर्व करना पर्पज है, राइट। तो सर जैसे कि और एग्जांपल बताइए सर, जैसे कि आप लोग जो टेंपल्स देखते हो, मंदिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद जो आप लोग जो स्कूल्स वगैरह देखते हो, बहुत सारा स्कूल्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन टेम्पल बहुत बड़ा एग्जांपल है, वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इस्कॉन टेम्पल, राइट। ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड कितना बड़ा एनपीओ है। अब सोचो एक इस्कॉन जितना बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन करेगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो इतना एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा जितना वर्ल्ड में पूरा एक्सपैंड कर गया, राइट। लॉकर रेंट हम फिर से बता रहे हैं, लॉकर रेंट क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लॉकर वगैरह भी रह सकता है। लॉकर में आप लोग जाओ, स्विमिंग पूल के बाहर मान लो लॉकर है, ठीक है, यहां पे लॉकर है, तो लॉकर को आपको यूज करना पड़ सकता है ना स्विमिंग पूल में। तो अगर आपको लॉकर यूज करना है तो लॉकर रेंट देना पड़ेगा, मान लो ऐसा सिस्टम है। और जाके होता ही है, जो कि अरे इनफैक्ट अगर आपके लोकेलिटी के बगल में अगर आप कोई स्विमिंग पूल जानते हो, इनफैक्ट मेरे लोकेलिटी के बगल में यहाँ पे जो लेक टाउन स्विमिंग पूल है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर लॉकर वगैरह लगा हुआ है, अलग से लॉकर का रेंट देना पड़ता है। तो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लॉकर रेंट उन लोग का इनकम है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉकर यूज करने देता है अपने मेंबर लोग को और बाहर वालों को भी। हो सकता है स्विमिंग पूल ना ऐसे ऑपरेट कर रहा है कि कोई बाहर वाला भी चाहे तो स्विमिंग पूल में आके अपना स्विमिंग कर सकता है, उसको एंट्री फीस देना पड़ेगा, उसको नॉर्मल फीस वगैरह देना पड़ेगा, राइट। जैसे आपके लोकेलिटी के बगल में मान लो कोई स्विमिंग पूल है, आप वहां पे जाके स्विमिंग कर सकते हो और आपको एक फीस देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। वो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इनकम है। अरे उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट वो उसके लिए इनकम तो है। और मान लो वहां पे जाके लॉकर यूज करते हो तो लॉकर रेंट भी आपको देना पड़ेगा। लॉकर रेंट जो आप दोगे वो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। होप लॉकर रेंट वाला पॉइंट क्लियर है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं क्या? नॉट एग्जैक्टली, हाउएवर जब अपने डिफाइन करेंगे ना तो उसमें कितना कई बार ये बोला जाता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपली बस इतना ही समझो कि नॉन प्रॉफिट मोटिव है, खाली प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बस इतना ही बात है। बाकी एक्टिविटीज तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हो रहा है सर,
पैसा लेना पैसा देना ये सब तो हो ही रहा है, राइट? इनकम हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो रहा है। हाउएवर मोटिव इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। बस खाली इतना सा डिफरेंस है कि सर इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर हम आपसे पूछे बताओ इस क्लब का मालिक कौन है, तो कोई एक मालिक नहीं है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। बल्कि आपको याद दिला दे फिर से, अपने बात भी किए हुए हैं इसके बारे में, एक प्रॉफिट एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ना, वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। वो सेपरेट एंटिटी होता है बट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। मतलब प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस एक ही माना जाता है। प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस एक ही माना जाता है लॉ के नजर में। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया ना, तो वो प्रोप्राइटर पकड़ा जाएगा, प्रोप्राइटर फंस जाएगा। कोई लायबिलिटी अगर नहीं चुका पा रहा होगा ना, तो प्रोप्राइटर को अपना पर्सनल एसेट्स बेच करके वो लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा। सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स लोग और पार्टनरशिप बिजनेस एक ही है। मान लो कल को पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारा लॉसेस हो जाता है, तो वो लॉसेस को चुकाने के लिए पार्टनर लोग का पर्सनल एसेट बेचा जा सकता है, राइट? मतलब ऐसे समझ लो कि कोई फ्रॉड पकड़ा गया पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में, तो वो पार्टनर लोग को जेल भेजा जा सकता है, राइट? लेकिन ये अपने पहले भी बात की, कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एकदम सिमिलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां पे एक ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी, ठीक है? ट्रस्टी मेनली वो इंसान होता है जो फॉर्मेशन के टाइम पर सबसे एक्टिव होता है और जिसको पूरा इंचार्ज दिया हुआ है। तो ये 50 मेंबर में मान लो 2 मेंबर ऐसे हैं जिनको ट्रस्टी बनाया गया है, या एक ही मेंबर ऐसा है जिसको ट्रस्टी बनाया गया है, तो वो ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबल है। कल को इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, कोई गलत काम, कोई चोरी पकड़ा जाता है, कल को ये कोई लायबिलिटी नहीं चुका पा रहा है, तो ये ट्रस्टी पकड़ा जरूर जा सकता है। ट्रस्टी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑल द मेंबर्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मेंबर्स एंड दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेपरेट एंटिटी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट? हाँ रोशनी, वही तो बता रहे हैं। तो और एग्जांपल अगर हम आप लोग को दें, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर स्कूल्स वगैरह हो सकता है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, रिलीजियस प्लेसेस, राइट? अभी आप लोग देखो कोविड में इतना सारा, कोविड के अभी माहौल में इतना सारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लोग एक्टिव हो गया है, और इतना सारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बल्कि फॉर्म हो गया है। तो वो लोग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट दे हैव फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फ्री सर्विस टू द सोसाइटी, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो एक बड़े लेवल पर काम कर रहा है, बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो लोग को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे एक बार अपने फटाफट से देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस आप लोगों को लिखना नहीं है, अब मेरे साथ में फोकस करो, रीड करो। Organizations that are not established for making profit but to provide some service given to members who make subscriptions to avail them. मेंबर्स लोग क्या करते हैं सर? सब्सक्रिप्शन देते हैं फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। These organizations get their funds in the form of contributions by way of entrance fees, life membership fees, annual subscription, है ना? जैसे अभी हम जो एग्जांपल लिए उसमें हम सब्सक्रिप्शन मंथली बोले, दैट कैन बी एनुअल ऑल्सो। मान लो आप लोग डिसाइड करते हो कि यार 2000 पर मंथ छोड़ो ना, एक बार में 24,000 दो, 24,000 पर ईयर, पर मेंबर 24,000 पर ईयर, डिसाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दैट एनुअल सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर डोनेशंस वगैरह आ सकता है, ग्रांट्स, कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट दे देता है। ग्रांट क्या होता है सर? डोनेशन की तरह ही होता है बिल्कुल। जनरली गवर्नमेंट से जो डोनेशन मिलता है उसको ग्रांट बोलते हैं। वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है और जनरल पर्पस के लिए भी हो सकता है। ग्रांट इज जस्ट लाइक डोनेशन, ठीक है? नाम आप लोग को जानना है जस्ट। और लेगेसीज क्या होता है अपने बात कर चुके हैं। एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर जिम खाना और स्पोर्ट्स क्लब्स, जो अपने बात किया ना, वो एक तरह का जिम खाना है, राइट? आईआईटी खड़गपुर में आप लोग देखोगे, मतलब तुम समझ लो कि अपने कंट्री का शायद सबसे बड़ा जिम खाना होगा आईआईटी खड़गपुर के अंदर। आई हैव बीन देयर बिकॉज माय ब्रदर यूज्ड टू स्टडी देयर। क्या जबरदस्त, क्या लाजवाब, बड़ा सारा जिम खाना बना के रखा है। दैट इज अ सेपरेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ।
उसके अंदर इतना सारा एक्टिविटीज है, जिम भी है और बाकी सारा और भी बहुत सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह है, राइट। तो वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। स्पोर्ट्स क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, मोस्टली जितना भी स्टैंड अलोन लाइब्रेरीज है ना, वो सारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। कल्चरल क्लब्स लाइक रोटरी और लायंस क्लब, religious institutions, charitable trusts, these are the examples of non-profit organizations। आप लोग को अपने आप भी एक रीडिंग देना है गाइस, लर्न करने बिल्कुल मत जाना। अपने को कभी कभी पूछता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे, एग्जांपल्स दोगे, पूरा पूरा मार्क्स पक्का मिलेगा। जिम खाना का मतलब यही स्पोर्ट्स क्लब, जिम खाना का मतलब स्पोर्ट्स क्लब, राइट। Why there's a need to study final accounts of non-profit organization separately। अच्छा, अब यहां पर आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप जो इतना सारा बात बताएं, हम लोग को ये अलग से पढ़ने का क्यों जरूरत है। हाँ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लिखना नहीं है गाइस, खाली ध्यान देते जाओ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है सर। इसका बहुत सारा इनकम हो रहा है, हम लोग देख लिए, बहुत सारा इसका एक्सपेंसेस भी हो रहा है, ठीक है। और सर यहां पे ना एक बात ऐसा है कि यहां पर भी एक स्पोर्ट्स क्लब के अंदर में, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारा असेट्स वगैरह हो सकता है, और हो सकता है कि ये लोग को भी सैलरी पेबल, और जिन लोग से कुछ सामान वगैरह खरीदा है, रेस्टोरेंट का सामान खरीदा, कैफे का सामान खरीदा है, बुक खरीदा है, फिर बैडमिंटन कोर्ट से रिलेटेड कोई सामान खरीदा है, स्विमिंग से रिलेटेड कोई सामान खरीदा है, वो सब उधार में खरीदा हो तो लाइबिलिटी वगैरह भी हो सकता है। और एक सर फंड मेंटेन होता है जस्ट लाइक कैपिटल, तो हम लोग जानते हैं सर लाइबिलिटीज एंड असेट्स, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारा लाइबिलिटी और बहुत सारा असेट्स होता है, लाइबिलिटीज और असेट्स होता है। तो सर ये तो हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, हम लोग तो बचपन से अकाउंट्स का बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि सर इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, असेट होता है, लाइबिलिटी होता है, तो ये सब का प्लस माइनस होता है, तो डेबिट और क्रेडिट होता है, फिर जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर बना देते हैं, लेजर बना के फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं सर, फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं। तो ये सब तो हम लोग को ऑलरेडी आता है, तो हम लोग इसको अलग से क्यों पढ़ें, हम लोग इसको अलग से क्यों पढ़ें। हाँ तनिष्का बता देंगे, थोड़ा सा वेट करना, अभी जो बता रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये पूरा चैप्टर ही अलग से क्यों पढ़े, इसका 2 रीजन है, 2 रीजन है, ध्यान से सुनना। पहला बात तो सर, सबसे पहला रीजन तो नेचर ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, लिखना नहीं है, ध्यान से देखते जाओ, एक्सपेंसेस आर पिक्यूलियर and not like a प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं होता है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि सर यहां पे इनकम और एक्सपेंसेस जो अपने को देखने मिलेगा ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। अभी अपने जैसे बात की इतना सारा इनकम का, कैश का, इनफ्लो का, कितना अलग था ये सब। अपने अभी तक एक बार भी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आज तक सब्सक्रिप्शन, आज तक लाइफ मेंबरशिप, लेगेसीज, लॉकर रेंट, क्या ये सब इनकम सुने थे? नहीं सुने थे सर। डोनेशन का पैसा आ रहा है, इस तरह का इनकम हम लोग कभी सुने नहीं थे। यहां पे एकदम अलग है, डिफरेंट है, और खर्चा भी सर बहुत सारा अलग 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 टाइप का है, जो अभी तक हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सुने हुए हैं। एक तो ये कि सर इसका नेचर बहुत अलग है। यहां पे आप लोग को नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं दिख रहा होगा, गुड्स सेल कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा कर रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा करने के बाद में नेट प्रॉफिट आ रहा है। इस टाइप का सिनेरियो आप लोग को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि ये लोग भी कुछ गुड्स सेल कर रहा है, हो सकता है कि बुक वगैरह सेल भी करता है, लाइब्रेरी जो है ना, लाइब्रेरी जो है, मान लेते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है कि यहां से बुक भी सेल कर रहा है, हाउएवर प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो ये बहुत डिफरेंट है, सेल ऑफ बुक भी यहां पे डिफरेंट है, यहां पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट नहीं होगा। हो सकता है कि बैडमिंटन कोर्ट में कोई रैकेट वगैरह बेचा भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि ये लोग का यही बिजनेस है, यही काम है परचेज और सेल करना। जी नहीं, ये काम इन लोग का नहीं है। तो आपको यहां पर जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में परचेज और सेल टाइप का ट्रांजेक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा। जनरली आप लोगों को जो कमीशन इनकम वगैरह होता है, ये सब इनकम यहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। तो एक तो सर इसका नेचर बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है इसका नेचर, पहला तो ये। दूसरा, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड by a non-profit organization is different from a profit making organization. एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल अकाउंट्स बनता है ना, वो एकदम डिफरेंट होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से। यहां पर जैसा कि अभी अभी आप लोग को बोले, कोई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। यहां पे ये लोग उसके जगह बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका रीजन सिंपल है सर, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज का बनेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट का तो सर सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि परचेज और सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं होता है, राइट। तो इसका मतलब सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हट जाएगा, उसके जगह एक नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ही पूरा का पूरा काउंटिंग होगा। गाइज अगेन, जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, वैसे ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बनता है। जर्नल ट्रांजेक्शन को देखो, जर्नल एंट्री पास करो, उसके बाद लेजर्स प्रिपेयर करो, फिर वो सारा लेजर का बैलेंसेस का ट्रायल बैलेंस बनाओ। ये जैसे अपने एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का करते आए हैं, वैसे ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। डिफरेंस कहां पर होता है, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब। यहां पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ना एक अलग से रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना पड़ता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ कैश बुक। बिकॉज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कुछ इस तरह का होता है कि उन लोग को एक बार में टोटल इनफ्लो कहां से आया, आउटफ्लो कहां हुआ, टोटल इनफ्लो बताओ, आउटफ्लो बताओ। इन लोग के लिए ये ज्यादा मटेरियल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम प्रॉफिट या लॉस नहीं चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम का ज्यादा आएगा उसको सरप्लस बोलेंगे, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तो डेफिसिट बोलेंगे। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन लोग के लिए। इन लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ड्यूरिंग द ईयर ना टोटल अपने पास कहां कहां से कितना कितना पैसा आया, ड्यूरिंग द ईयर कहां कहां कितना कितना पैसा गया, लास्ट में अपने पास कितना एक्स्ट्रा आया, क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा पैसा का, कैश एंड बैंक का बैलेंस क्या बचा। ये इन लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये लोग अपने फाइनल अकाउंट्स में एक और अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सुन के जो हम अभी अभी आप लोगों को डिस्क्राइब किए, क्या डिस्क्राइब किए फिर से हम बता रहे, सुनना। पिक्यूलियर का मतलब होता है यूनिक, पिक्यूलियर का मतलब होता है यूनिक, यूनिक ओनली टू एनपीओ, यूनिक टू एनपीओ। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, हाँ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम आप लोगों को बताएं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनना। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है सर, ओपनिंग बैलेंस बताइए कैश एंड बैंक का कितना था, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का कितना था, फिर ड्यूरिंग द ईयर कहां कहां से कितना कितना पैसा आया, कैश का इनफ्लो, और कहां कहां कितना कितना पैसा गया, कैश एंड बैंक का आउटफ्लो, और लास्ट में कैश एंड बैंक का क्या बैलेंस बचा। ये अपने को एक अलग से फाइनल अकाउंट्स में बनाना पड़ता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सेपरेटली बनता है एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये जो हम डिस्क्राइब किए आप लोग को रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये सुन के आप लोग को लगा होगा कि सर इट इज जस्ट अ कैश बुक। बोलो, जो हम डिस्क्राइब किए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, क्या ये आप लोग को सुन के बिल्कुल एकदम लग रहा है सर है बिल्कुल कैश बुक ही है। बोलो, आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ सर जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वही तो कैश बुक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बताइए, फिर जितना भी रिसीट्स पैसा आया उसको एक साथ बताइए, जितना पैसा गया उसको एक साथ बताइए, पेमेंट्स वगैरह एक साथ लिख दीजिए, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा वो बता दीजिए। सर यही तो कैश बुक में करते थे। कैश बुक में और क्या करते थे, कंफर्म करना एवरीवन, क्या कैश बुक के साथ आप लोग एकदम एग्जैक्टली रिलेट कर पा रहे हो इसको।
यस, आप लोग सब रिलेट कर पा रहे हो, वेरी वेरी गुड। हितेश, शिवम, रोशनी, तनीषा, गर्व, गरिमा, अंजलि, विष्णु, और जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो जो आप लोग को डिस्क्राइब किए? सर कैश बुक के अंदर क्या होता है? कैश बुक में यही तो होता है, आप 1 अप्रैल से फॉर एग्जांपल 21 लिखते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हो, एंड यहां पे सर ओपनिंग बैलेंस लिख देते हो। ओपनिंग बैलेंस सर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस भी हो सकता है, तो सर हो सकता है बैंक का ना 1 अप्रैल 21 का बैलेंस आप लिख दीजिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में तो सर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन सर बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, राइट सर। यही तो आप बात किए कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है, ये लो ओपनिंग बैलेंस कैश बुक में भी बता दिए। फिर डेट वाइज जैसे जैसे पैसा आएगा, फर्स्ट मई को 15th मई को 18th मई को, फिर ऐसे कर करके पूरा 31 मार्च तक का अपने जितना भी रिसीट्स है डेट वाइज, ऑल रिसीट्स डेट वाइज, ठीक है, यहां पे लिखते चले जाते हो। फिर यहां पे भी सर ऑल पेमेंट्स डेट वाइज, राइट, एकदम सेम यही तो काम करते हो सर, यहां पे भी सारा पेमेंट लिखते चले जाते हो। फिर क्लोजिंग बैलेंस बता देते हो, क्लोजिंग बैलेंस सर इट कैन बी टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ बैंक का ओवरड्राफ्ट एंड अदरवाइज सर डेबिट बैलेंस होता है, नॉर्मली बाई बैलेंस कैरिड डाउन होता है कैश का और बैंक का। और सर कैश का नेगेटिव बैलेंस हो नहीं सकता, यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन तो नहीं आ सकता है, बट बैंक का ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, तो यहां पर आ सकता है। उसके बाद आप क्या करते हो सर, इसको मैच करा देते हो, राइट। तो कैश बुक आप लोग एग्जैक्टली ये काम करते आए हो। नाउ आई एम सेइंग कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी एकदम यही वाला काम करता है। ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना, ड्यूरिंग द ईयर एकदम रिसीट्स बताओ क्या क्या चीज का कितना कितना रिसीट हुआ, ड्यूरिंग द ईयर पूरा बताओ क्या क्या चीज के अगेंस्ट में कितना कितना पेमेंट हुआ, और फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बता दो। यही ऑब्जेक्टिव है, यही काम है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का भी। अब डिफरेंस समझना कहां है, एग्जैक्टली सेम है, बस एक जगह डिफरेंस है, और उसके वजह से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सुनना सर, कैश बुक ना एक सब्सिडियरी बुक है, कैश बुक ना एक सब्सिडियरी बुक है। सब्सिडियरी बुक का मतलब डे बुक, मतलब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब सर ट्रांजैक्शन देखिए रिकॉर्ड कर दीजिए, इट इज जस्ट लाइक अ जर्नल, इट इज जस्ट लाइक अ जर्नल का बुक। ट्रांजैक्शन को देखो रिकॉर्ड करो, जर्नल में जो रिकॉर्ड नहीं होता है, कभी कभी जो सर कैश का ट्रांजैक्शन जो होता है वो सारा का सारा कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, फिर उसका जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज जस्ट अ जर्नल, इट इज रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज रिकॉर्डिंग होता है सर। यहां पे देखिए एकदम प्रॉपर डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रिपेयरिंग का खर्चा साल में 7 बार 7 टाइम्स लग रहा है, 7 टाइम्स अलग 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 डेट पे 7 बार लग रहा है। तो एक कैश बुक में ना उसका 7 एंट्री होगा, अलग अलग डेट का 7 बार एंट्री होगा रिपेयर्स का। सैलरी हर महीना दे रहे हैं, सैलरी का हर महीना का सर 12 बार एंट्री होगा कैश बुक के अंदर में, 12 टाइम्स एंट्रीज होगा, क्योंकि 12 बार पे कर रहे हैं। अलग अलग ट्रांजैक्शन का, अलग अलग खर्चा का, अलग अलग इनकम का, सब्सक्रिप्शन का इनकम मान लो ड्यूरिंग द ईयर पूरा, सॉरी हम जब खर्चा का बात किया ना, खर्चा एक्चुअली यहां पे रिकॉर्ड होता है ऑब्वियसली डेट वाइज, ठीक है ना, डेट वाइज खर्चा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में डेट वाइज 12 बार आएगा सैलरी का खर्चा, तो सर डेट वाइज। रिपेयरिंग का खर्चा मान लो 7 बार आया, तो यहां पर 7 एंट्रीज होगा, 7 बार एंट्री होगा अलग अलग डेट का कैश बुक के अंदर, क्योंकि सर यहां तो डेट वाइज रिकॉर्डिंग होता है, ये तो सब्सिडियरी बुक है, राइट।
एकदम उसी तरह से मान लो सब्सक्रिप्शन का पैसा जो मिल रहा है, कोई भी इनकम का पैसा जो मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन का पैसा मान लो अलग अलग मेंबर से अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट मिल रहा है, तो 500 एंट्री हो सकता है सब्सक्रिप्शन का। आज 10 मेंबर से मिला अलग अलग टाइम पर, कल फिर से 7-8 मेंबर लोग से मिला, फिर परसों 5-6 मेंबर लोग से मिला, राइट। तो अलग अलग दिन का इतना सारा एंट्रीज हो सकता है सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलने का, जो कि कैशबुक में तो डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली प्रॉपरली रिकॉर्डेड होगा। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कैशबुक बना सकता है और बनाता ही है। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कैशबुक तो बनाता है, लेकिन उसके बाद भी उसको एक समरी चाहिए, एक समरी जिसमें वो डेट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएगा। क्या करेगा सर? एक समरी दिखाएगा। समरी, क्या समरी दिखाएगा? देखो सर, एकदम सिंपल। वो क्या बोलेगा? इसका नाम देगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसको अलग अलग कॉलम भी नहीं चाहिए, एक ही कॉलम में कैश और बैंक दोनों को जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे दिखा देगा, बोलेगा कोई डेट का कॉलम नहीं, कोई डेट नहीं सर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कोई डेट नहीं। बताओ पूरा साल भर में, पूरा साल भर में ये डेबिट और ये क्रेडिट ही है कॉलम, ठीक है ना। पूरा साल भर में बताओ सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना मिला पूरा साल भर में, जो पैसा आया वो रिसीट साइड में। यहां पे पर्टिकुलर्स के जगह भी बल्कि रिसीट्स लिखेगा, एंड यहां पर लिखेगा पेमेंट्स। सर ये सेम काम ना कैशबुक में भी होता था। आप सारा रिसीट्स ही लिखते थे, इस साइड में देखो रिसीट्स ही लिखते थे, उसको यहां पर कॉलम का नाम ही दे देगा रिसीट्स। और यहां पे क्रेडिट साइड में ना आप सारा पेमेंट ही लिखते थे, यहां पर कॉलम का नाम ही दे देगा पेमेंट्स। बस जितना जो पैसा आया उसको एक साथ टोटल करके, डेट वाइज नहीं चाहिए सर, समरी चाहिए। तभी तो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है ना यार। फाइनल अकाउंट्स मतलब मेरे को एकदम सजाया हुआ डेटा दो, एक समरी दो, जो देख करके हमको कुछ कंक्लूजन हो पाए, समझ में आ पाए। डेट वाइज डेटा तो डंप है, ये तो डंप है सर। ये कैशबुक देख करके, ये कैशबुक देख के मान लो कोई पूछता है बताओ तो पूरा साल भर में टोटल अपने को रेंट का खर्चा कितना हुआ, तो आप एक एक क्या टोटल करोगे, रेंट का पेमेंट कितना हुआ, खर्चा नहीं पेमेंट कितना हुआ, तो आप एक रेंट अकाउंट बना के रखे, उससे आपको खर्चा पता चल जाएगा। बट पेमेंट कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा? कैशबुक देख करके। कैशबुक में अलग 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 रेंट का एंट्री खोजना पड़ेगा। हमको एक समरी चाहिए, यहां पे एक समरी होगा सर, बाई रेंट, एक साथ टोटल अमाउंट। यहां पे भी एकदम सिमिलरली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ब्रॉड इसके अंदर भी सर कैश का और बैंक का अलग अलग बैलेंस हो सकता है, एक ही कॉलम में दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग करना नहीं है, एक समरी बनाना है। तो कैश और बैंक दोनों एक ही कॉलम में आ गया। और फिर जो जो पैसा आया है सर, सब्सक्रिप्शन का पैसा पूरा साल भर में बताइए तो कितना आया। फिर सर लॉकर रेंट का पैसा कितना आया, सर डोनेशन का पैसा कितना आया, सर लेगेसी का पैसा कितना आया, और अलग अलग चीजों में खर्चा कितना लगा, सर सैलरी कितना दिए, सर न्यूज़पेपर जो खरीदे न्यूज़पेपर का कितना पैसा लगा, सर इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा लगा। आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं तो उसके लिए भी तो पेमेंट किए होंगे, है ना। मान लो आप करंट ईयर में फर्नीचर वगैरह खरीदे हो, तो फर्नीचर का जो पेमेंट हुआ वो कितना पैसा गया। आपको लाइफ मेंबरशिप मिला तो लाइफ मेंबरशिप का कितना पैसा मिला, कितना रिसीट हुआ, पैसा कितना मिला। ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे नहीं हो रहा है। ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बन रहा है, इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैशबुक। कैशबुक का ही जैसा है, बस एकदम एग्जैक्टली उसका समरी है, दैट्स इट। इसका मतलब सर ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे नहीं बन रहा है यहां पे। तो कोई भी चीज के लिए अगर पैसा आया तो वो यहां आएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का इनकम हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का इनकम हो। कोई भी चीज के लिए पेमेंट हुआ, पेमेंट साइड में आएगा। चाहे वो फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा हो रहा हो, पेमेंट हो रहा हो,
चाहे वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो रहा हो। पूरा साल भर में जो भी चीज के अगेंस्ट में पैसा आया, रिसीव हुआ, रिसीट साइड में पक्का पक्का आएगा। और कोई भी चीज के लिए अगर पेमेंट हुआ तो वो पक्का पक्का यहां पर आएगा। राइट। इसी तरह से सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक समरी बनता है और लास्ट में जाकर के अपने क्लोजिंग बैलेंस दिखा देते हैं। और यहां पर भी सर बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का अमाउंट खाली बैंक का हो सकता है सर नेगेटिव, तो वो यहां पर दिखा देंगे। इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, बैंक का नेगेटिव भी हो सकता है, कैश का तो सर हमेशा पॉजिटिव ही होना होगा। Receipts and payments account is just a summary of cash book. It is not prepared date wise, and receipts and payments account is not a replacement of cash book. कैश बुक जो बनेगा वो अपने जगह अलग से बनेगा, वो डे बुक का काम कर रहा है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है वो। और ये एक समरी है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां से कितना पैसा आया, कहां कहां कितना पैसा गया। राइट। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सर देखिए फाइनल अकाउंट्स अलग बन रहा है, तो आपको फाइनल अकाउंट्स क्योंकि एक अलग बन रहा है तो आपको एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सीखना पड़ेगा। तो आपको अलग से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग पढ़ना पड़ रहा है। और साथ ही में सर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, यहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, उसके जगह बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे है जो आप जानते हो सर। क्रेडिट साइड में इनकम लिखेंगे, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखेंगे, और नेट में जो रिजल्ट आएगा उसको क्या तो सरप्लस या डेफिसिट बोलेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा उसको सरप्लस बोलेंगे, अगर खर्चा एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो उसको डेफिसिट बोलेंगे। चलो इसका भी हम फॉर्मेट आप लोगों को दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसा दिखेगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पे सर एक्सपेंडिचर्स, यहां पे ऑल इनकम्स, एक्सपेंडिचर को रादर वी कैन राइट एक्सपेंसेस, अमाउंट अमाउंट ऑब्वियसली ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहां पर क्या लिखेंगे सर? ऑल रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस, ऑल नेचर ऑब्वियसली अक्रूवल बेसिस। सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो बनता है ना वो तो कैश बेसिस पे बनता है। कैश आया क्या रिकॉर्ड कर दो, कैश गया क्या रिकॉर्ड कर दो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने आज तक हमेशा से जो पढ़ते आए हैं, क्या ये इनकम है? क्या इस साल का इनकम है? क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट एकदम वहां पर ऐसे ही होगा सर। यहां पर भी ऑल रेवेन्यू नेचर इनकम, ऑल नेचर इनकम्स, ये भी बिल्कुल अक्रूवल बेसिस। इसका मतलब सर मान लीजिए कोई अपना सब्सक्रिप्शन का इनकम हुआ, बट वो लास्ट ईयर हुआ था, उसका पैसा इस बार मिला है। सब्सक्रिप्शन का इनकम लास्ट ईयर हो चुका था, पैसा अभी मिला है, मेंबर इतना दिन से पैसा दिया नहीं, आज जाके पैसा दिया है, तो क्या वो यहां आएगा? नहीं आएगा सर। यहां पे तो सिर्फ करंट ईयर का, ओनली फॉर करंट ईयर, ओनली करंट ईयर। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हुआ? ओनली करंट ईयर। और यहां पे भी सर जो भी खर्चा, सैलरी का खर्चा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में पे किए, करंट ईयर में पे किए तो सर पेमेंट साइड में जरूर आएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस में थोड़ी ना आएगा, क्योंकि यहां तो सर सिर्फ करंट ईयर का खर्चा आएगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है, ओनली करंट ईयर। लास्ट में जा करके अगर मान लो अपना इनकम ज्यादा है, ये वाला साइड अगर ज्यादा है और खर्चा कमती है, इनकम ज्यादा है खर्चा कमती है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा, इसको बोलेंगे सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस।
इसको नाम नेट प्रॉफिट नहीं देके, नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। और यहां पर अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कमती है, इसको बोलेंगे डेफिसिट, एक्सेस ऑफ ओवर इनकम, राइट। इस तरह से फिर ये मैच हो जाएगा। और ये कहां पे चला जाता है सर? जैसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होने से, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होने से कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि सर कैपिटल तो वो होता है जो ओनर का होता है। एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटर इज द ओनर, तो कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट्स दैट प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर लोग का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनता है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, अलग अलग पार्टनर लोग का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनता है। दैट रिफ्लेक्ट्स द ओनरशिप ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टनर। रेस्पेक्टिव पार्टनर लोग का कितना बैलेंस है। बट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओनर नहीं है, एक सिंगल, ये लोग मिलकर एक जॉइंट तरीके से एक अपना काम कर रहे हैं, मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो वहां पर वो लोग एक फंड बनाते हैं, वो सारा का सारा पैसा उस फंड में जा रहा होता है, एक फंड मेंटेन कर रहे होते हैं, उसका ये लोग नाम देते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, जो आप लोग हमेशा से जानते आए हो। यहां पर ये लोग भी सर बैलेंस शीट एज इट इज जो आप लोग जानते हो ना, वही है। फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट भी बनता है, और बैलेंस शीट जो आप लोग जानते हो वो एज इट इज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस जो डिफरेंस है वो हम आप लोग को बता दिए कि सर यहां पर ना कैपिटल नहीं आता है, कैपिटल फंड आता है, विच इज जस्ट लाइक अ कैपिटल। इसी का नाम है जनरल फंड, और इसी का नाम है अक्यूम्यूलेटेड फंड। फिर कोई स्पेसिफिक फंड वगैरह मेंटेन हो रहा होता है, स्पेसिफिक फंड। और फिर जो सर लायबिलिटीज वगैरह आ रहा होता है, कोई लोन वगैरह भी ले सकता है, एक पार्टनर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लोन भी ले सकता है, राइट। लोन आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकता है, हो सकता है कि जिन लोग से बुक्स वगैरह खरीदता है उन लोग का क्रेडिटर्स लोग हो सकता है, क्रेडिटर्स लोग भी आ सकता है यहाँ पर, राइट। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, वो सब कुछ यहाँ पर लाइबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कुछ आ सकता है। और असेट साइड में जो आप लोग जानते हो सर, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिर जो सब्सक्रिप्शन का पैसा लेना बाकी है वो सब, इनकम रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, राइट। स्टॉक ऑफ हो सकता है बुक्स, स्टॉक ऑफ हो सकता है स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ हो सकता है कि स्पोर्ट्स आइटम, लाइक बैडमिंटन से रिलेटेड सर स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह है, स्पोर्ट्स आइटम का स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तो वो स्टॉक भी सर असेट में आ सकता है, राइट। एकदम सिंपली यहां पर भी सर जा करके ये मैच हो जाएगा। और ये सरप्लस या डेफिसिट कहां जाएगा सर? कैपिटल फंड में। जैसे नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है वैसे सरप्लस भी ऐड हो जाएगा, जैसे नेट लॉस माइनस हो जाता है वैसे ही डेफिसिट भी कैपिटल फंड से लेस हो जाएगा, राइट। और यहां पे कैपिटल फंड प्लस हो जाएगा सरप्लस की वजह से। यस, नेट प्रॉफिट का मतलब सर सरप्लस, नेट लॉस का मतलब डेफिसिट, सिंपली। गाइज हम आप लोग को सिर्फ एक ओवरव्यू दिए हैं कि देखो कितना डिफरेंट है यहां पर काम, थोड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिफरेंट हो गया काम। बैलेंस शीट एज इट इज बनता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही, जैसे अपने हमेशा से जानते हैं। एंड एक और बात, जब अपने को एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछता था तो अपने को ना ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता था, और उसके बेस पे बोलता था ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना दो। ट्रायल बैलेंस दे देता था, अपने को पूरा का पूरा बैलेंस एज इट इज पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता था, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देता था। यहां पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ रहेगा, और उसके बेसिस पर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना रहेगा, उसके बेसिस पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने दे देगा। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मान लो क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन आपको दे दिया, लो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और आपको बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने, तो क्योंकि ये कितना डिफरेंट हो गया, ये अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इसके वजह से देखो कितना चैलेंज आ गया। तो अब अपने को नया यहां पे क्या सीखना है, अभी ये एक्सप्लेन कर रहे थे सिर्फ कि सर ये चैप्टर के अंदर में देखो कितना नया चीज है, कितना अलग चीज है, इसका फाइनल अकाउंट्स एकदम डिफरेंट है। और फिर अपने को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ट्रायल बैलेंस नहीं देगा, वो अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देगा, उसके बेसिस पर अपने को फाइनल अकाउंट्स बनाना रहेगा।
तो इसीलिए अपने को ये चैप्टर को इन डिटेल इन डेप्थ अलग से पढ़ने का जरूरत है। आप लोग का होमवर्क नोट करिएगा, इस नोट डाउन द होमवर्क, और ये मस्ट है। होमवर्क को ऑप्शनल मत समझना। नेक्स्ट क्लास का पहला आधा घंटा क्वेश्चन आंसर होगा। पार्टिसिपेट नहीं करोगे बेकार है। मेरे को सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। आज आप लोग को कुछ भी नोट नहीं करना था, बट आप लोग को ये मटेरियल जो दे रहे हैं, इस मटेरियल के अंदर में आप लोग को ये सब जो लिखा हुआ है ना सर, व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी फाइनल अकाउंट्स एनपीओ सेपरेटली, फिर ये वाला तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लिखवाएंगे। सम स्पेशल आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस इन एनपीओ, ये हम नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे। आप लोग को ये फॉर्मेट खुद से देखना है, राइट। आई कैन आस्क यू एनीथिंग कि सर बताओ ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड में ये आप लोग को बोलना पड़ेगा। ये आप लोग को अच्छे से फॉर्मेट खुद से देखना है। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, मस्ट सी है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट ये छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। बस जितना मार्क करवाएं उतना ही आप लोग को करना है, और अच्छे से करना है गाइज, मस्ट डू है। इसको ऑप्शनल मत समझना। इसके ऊपर हम आप लोग को क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, मेरे को सबका आंसर चाहिएगा। आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो पूछो। मेरे पास एक क्वेरी खाली आया हुआ कि सर लेगेसी एक बार फिर से बता दीजिए। लेगेसी क्या होता है कि कोई जब मरने वाला होता है तो मरने के पहले ना वो एक वसीयत लिख के जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विल। विल का मतलब होता है वसीयत। इसका मतलब क्या होता है कि मरने वाला जो इंसान है वो, उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, वो अपने विल में, वसीयत में ये लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा संपत्ति, कौन कौन सा संपत्ति किस किस को मिले, कैसे कैसे मेरे प्रॉपर्टी का डिवीजन हो, मेरे धन दौलत का कैसे बंटवारा हो, कैसे किसको कितना मिले, मेरे बेटे को कितना मिले, मेरी वाइफ को कितना मिले मेरी बेटी को कितना मिले। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यार, हम उसको भी कुछ देना चाहते हैं, उसको कितना मिले। ये सब जो वो लिख के जाता है, वो अपने विल में लिख के जाता है, वसीयत में लिख के जाता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर एक मरने वाला इंसान अपने विल में, वसीयत में इसको रजिस्ट्री करवा के लिख के ये चला जाए कि उसके मरने के बाद कुछ अमाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा। उसका बेटा ये नहीं बोल सकता है कि नहीं ये हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे। वो कोई नहीं होता है बोलने वाला, क्योंकि जो मरने वाला इंसान था वो ये लिख के गया है कि मेरा प्रॉपर्टी किसको कितना कहां जाना चाहिए, राइट। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बैठे बैठे एक बड़ा सारा अमाउंट मिल गया, कोई के लेगेसी, कोई के मरने की वजह से, वसीयत की वजह से, विल की वजह से इतना सारा बड़ा सारा जो अमाउंट मिला, उसको वो लोग बोलता है लेगेसी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक कैपिटल नेचर का रिसीट है, कैपिटल नेचर का रिसीट है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तनिष्का कंफर्म करना क्या लेगेसीज एकदम अच्छे से क्लियर है। और हाँ, ये पीडीएफ ऑलरेडी, यस आई विल शेयर थ्रू गूगल क्लासरूम एंड ऑल्सो इन द ग्रुप। गाइज प्लीज 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 कंफर्म, क्या आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो पूछो, और नहीं तो कंफर्म कर दो कि यस सर द बैकग्राउंड इज नाउ क्लियर। इस चैप्टर का आप लोग को बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर। आज के क्लास में हमने खाली बैकग्राउंड ही डिस्कस किए हैं। अच्छा वापस से रिमाइंड कर दे, संडे को टेस्ट है।
जस्ट अ रिमाइंडर गाइज, दोनों मिक्स होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स होगा। ऑल राइट, थैंक यू शिवम, हितेश, तनिषा, अंजलि, तनिष्का, रोशनी। ऑल राइट, ऑल राइट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा, बाय बाय। विष्णु, ऑल राइट, बाय बाय।